हिंदी में जो ई लर्निंग मटेरियल्स बनाने का जो प्रयास जो है ये बहुत अच्छी प्रयास है कि हिंदी में ही नहीं बाकी भाषाओं में भी होनी चाहिए। और इसका टारगेट ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे और इन जनरल पब्लिक भी होंगे। इसीलिए मटेरियल्स बनाने का ज़रूरी है हिंदी में कि काफ़ी लोग आजकल इंटरनेट से मदद से पढ़ते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, परंतु मुश्किल यही है कि जो मटेरियल्स हम देंगे वो इतना रोचक होनी चाहिए कि बैंग ऑन टारगेट हो। 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही हमें लगे कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स सप्लीमेंट्री तरफ से मिले, नहीं तो जो पेशेंस लेवल है ना बहुत कम है। नॉर्मली बोला जाता है 20 मिनट्स पेशेंस लेवल्स होती है और आप लोगों का, हम लोगों का बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10 मिनट। तो वो बात ज़रूरी है कि हम क्या बोलें। और जब मटेरियल्स हम सप्लीमेंट्री मटेरियल्स बनाएं तब ये ध्यान दें कि हम क्लासरूम का जो टीचिंग होता है उसको दोबारा ना बोलें, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स का बात मान के चले कि उनका कोई रुचि नहीं है। वो कहानी है ना रविंद्रनाथ का कि 2 बच्चे थे कि और टीचर आए थे, चलो बच्चे पढ़ाते हैं बोलते वो भाग जाते थे, क्योंकि पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाली क्लास तो क्लास में होते रहते। प्रॉब्लम ये है कि हमें बोलना क्या है। अगर पढ़ाने का बात, साइंस का बात करें या मैथमेटिक्स का बात करें और वही बात दोहराए कि जो कि क्लासरूम में बोला जा रहा है, तो फिर हम क्यों पढ़ें? उसमें भी इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला ना कि बैंग ऑन टारगेट होना ज़रूरी है। जो हम मटेरियल्स बनाते हैं, हम जो लिखते हैं, पहले तो हमें पता हो कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन पढ़ेगा इसको। जो पढ़ेगा उनके लिए कुछ लिख रहा हूँ क्या, उनको उनके रोचक चीज़ हम बनाते हैं क्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। स्पेशली ये जो साल जो है नेशनल मैथमेटिकल ईयर बोला गया, तो हम लोगों ने भी कोशिश की कि कुछ लेख लिखा जाए कि मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग किया जाए, क्योंकि नॉर्मली इन जनरल फीलिंग जो होती है ना, मैथमेटिक्स बड़े बोरिंग है, ये बोलते बोलते ऐसा हो गई, एबरेशंस होते होते ऐसा, इसका कोई अंत है नहीं कि मैथमेटिक्स में, गणित में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो साइंस ही नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी साइंस या कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा बोला जा सकता है जहाँ पे हमें रुचि आए, जहाँ पे हम इंटरेस्ट दिखे, कोई एक्टिविटी हम दिखाएं, वो एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को रुचि आ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का बात जब करें, हम मैथमेटिक्स का बात थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला, ये क्लासरूम नहीं है, ना कि मैं यहाँ पे आके आपको कुछ सिखा सकते हैं, और वो ज़रूरी भी नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पता ही है। लेकिन मैं जो कोशिश हम लोगों ने की है कि मैथमेटिक्स बताने के टाइम में हम कैसे बताएं, 2-4 बात वही रखेंगे हम। जैसे कि मैंने बोला ना कि बैंग ऑन टारगेट, कि ये जो नंबर्स लेके हम खेलते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, उसका टेबल सिखाते हैं, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक्स सिखाते हैं, ये बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद जब हायर लेवल में जाते हैं, कैलकुलस करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करते हैं, तब तक तो जिनका कोई करियर लेना है वही बचते हैं, बाकी लोग काफ़ी दूर भाग जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमें कभी भी दिलचस्पी लगती नहीं है, हमारे पास कोई रोल मॉडल होती नहीं है, हम आगे कुछ नहीं देख पाते हैं कि उसके आगे भी कुछ हो पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी विडंबना है आजकल। 20 साल पहले भी पता है कि रोल मॉडल क्या होते थे? रोल मॉडल होते थे साइंटिस्ट या अपना स्कूल का टीचर, वो हुआ करते थे रोल मॉडल। अभी रोल मॉडल कौन है? MNC में काम कर रहे, कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे मैनेजर, या कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। रोल मॉडल का चेंज हो चुका है। इसका रीज़न क्या है? जो देखते हैं, जो कंज्यूमरिज्म जो आ गए सोसाइटी में, वो देखते हुए हम जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो सामने आता है उसको देखते हैं। जो बैंकर्स को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि बैंकर्स वहाँ पे बैठे हैं, वो कंज्यूम कौन बना रहा है, मटेरियल्स कौन बना रहा है। बहुत सारे चीज़ें हमारे पास आ गए, हम बड़े आराम से AC में बैठे रहते हैं, हाई एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में जा रहे हैं, वो देखते हैं। उसमें जो गाड़ी में चढ़ रहे हैं वो देखते हैं। जो साइंटिस्ट बना रहे हैं उसके एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, और जो साइंटिस्ट वहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उसका बारे में चर्चा कम होते हैं, बहुत कम। ये जो चेंज इन रोल मॉडल हो गए ना, ये बहुत बड़ा विडंबना है स्टूडेंट्स के लिए।
दुविधा में है, करे क्या। मैंने खुद काफ़ी स्टूडेंट से बात की है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि इसका पीछे जो साइंस होती है या साइंटिस्ट होते हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान कितना रहा है। 20 साल पहले दूसरी था। 20 साल पहले हम लोग सोचते थे कि साइंटिस्ट लोगों ने इतना काम कर दिए, सो हम लोगों ने आगे करना है। अभी नहीं सोचते, अभी तो सब कुछ तो हो चुका है, पर हम लोग जिम्मेदार है उसके लिए। काफ़ी टाइम होते हैं कि हम लोग ज़्यादा ही बता देते हैं, पूरा रूल बता देते हैं, 2 + 2 4 होती है, और सोचो मत, क्योंकि फॉर्मूला होते हैं, और मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में जो ओपन एंडेडनेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। साइंस में जो ओपन एंडेडनेस है वो खत्म हो चुका है। हम पूछते नहीं है, सवाल बिल्कुल नहीं करते, स्टूडेंट्स को समझाते नहीं है कि सवाल किया जा सकता है, आप भी सवाल का आंसर दे सकते हो, आप भी पार्ट हो सकते हो, तो मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाती है। मैं अगर आपको बोलूं, स्टूडेंट्स को जाके बताऊं मैथ्स क्लास में, पता है मैथ्स में ये सारी चीजें हैं वो अभी तक डिस्कवरी नहीं हो पाया, उसके लिए 1 मिलियन पाउंड प्राइज मिल सकता है, तो हो सकता है एक स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो जाए। ये हम नहीं बताते हैं, हम बताते हैं सब कुछ हो गई, अभी थ्योरी है, ये थ्योरी पढ़ लो। वो थ्योरी भी पढ़ाने के लिए भी उसके पीछे भी रीजन बताना जरूरी है। हम जब पढ़ाते हैं हम लोग बोलते हैं कि 0 इंडिया में आए थे और उसके बाद रामानुजन है, बस खत्म हो गई कहानी, खत्म मैथमेटिक्स का। 0 उसके बाद रामानुजन, उसके आगे कुछ नहीं है, तो रोल मॉडल कहाँ से आएंगे? स्टूडेंट किसको देख के फॉलो करेंगे? 2 मिनट एक्स्ट्रा ले ली क्योंकि ये सोच था, मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी सोचा कि यहाँ पे आप लोग जो आए हैं आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हमें ऐसा मटेरियल्स बनाना पड़ेगा जो कि सप्लीमेंट्री मटेरियल्स है, जो कि क्लासरूम का मटेरियल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स और टीचर्स समझे कि वो मटेरियल्स का ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो मैंने बोला बैंग ऑन टारगेट वाली बात होगा। 2 लाइन पढ़ने के बाद स्टूडेंट सोचेंगे नहीं उसमें तो कुछ बात है, हमें पढ़ना है, आगे देखनी है क्या है, और उसके बाद वो क्लिक करे कि अच्छा ये चीज़ हो सकता है। वो जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलते रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उसका मतलब स्टूडेंट क्या समझते हैं? नहीं समझते। स्टूडेंट स्कूल में ये वर्ड आजकल लाइन्स बहुत बोला जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहाँ से करेंगे जब तक ना हम लोग गाइडेड डिस्कवरी नहीं करें। हमें तो कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो ई लर्निंग मटेरियल्स जो बनाने का कोशिश हो रही है, मैं सोचता हूँ कि इसका मेन एक टारगेट ऑडियंस हो स्कूल का टीचर्स। स्कूल का टीचर्स इसको पढ़े, इसको देखे एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल है, इसका रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से वो क्लास में जाके बताएं। कुछ एक्टिविटी वहाँ पे हो जो एक्टिविटी किया जा सकता है क्लासरूम में। जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का हिस्ट्री बताने का हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फन पार्ट जो है, जो एक्साइटमेंट पार्ट है, वो तो हम बताएं। नंबर के बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो नहीं बताते हैं। हम अगर बताएं कि 200 साल पहले ऐसा करते थे कि ग्रीक समझते थे कि पूरा यूनिवर्स ही नंबर है, स्टूडेंट्स खड़े होके बैठेंगे, सोचेंगे क्या बात बोल रहे हैं। ग्रीक बोलते थे पूरा यूनिवर्स नंबर है, और वो भी बोलते थे इंटीजर है। तो ये बात इसके बाद आगे बताना पड़ेगा कैसे चेंज हुआ, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुए। नंबर का टेबल याद करने से कुछ नहीं होता, नंबर का महत्व बताना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का महत्व बताना पड़ेगा। जब कोई कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं, उसके लिए बताना पड़ेगा क्या रिगर रहा, मैथमेटिक्स ने कितने सारे काम साल भर काम किए, फिर उस कांस्टेंट तक आए हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा। जिनका इंटरेस्ट है, आप 12 लेख है मेरा उसका ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, वो मेरा वेबसाइट में जाके, विज्ञान प्रसार वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो मैं 5 संख्या के बारे में, जैसे कि मुझे बताया गया था, मैं बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने हायर मैथमेटिक्स के लिए भी लिखा था, जो कि स्कूल लेवल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं 0, पाई, फाई, ई और आई को स्किप कर दी क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। तो ये 5 संख्या के बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है, क्यों जानना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहाँ पैदा हो सकती है, वो बताने के लिए। ये आपको सिखाने के लिए नहीं है, मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि कोई स्टेप्स दिखा रहा हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि एक लेख ऐसा होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए रोचक हो, वो ज़रूरी है। ये एक संख्या है e⁻i⁻1 ये बहुत ही अजीब सा इक्वेशन है, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाना चाहूँगा।
शून्य जो है एक विचित्र नंबर है। क्यों विचित्र है, क्यों इसमें एक ठोस मतलब खासियत क्या है? ये ना तो जीरो, ना तो पॉजिटिव नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर है। तो एक बच्चे को अगर हम बताएं, देखो भाई नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, लेकिन जीरो एक ऐसा एक नंबर है जहाँ ना कि पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव है, ना कि इवन है, ना कि ऑड है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं ये इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर किसको बोला जाता है? 2 गुना नंबर वो नंबर आता है तो इवन नंबर कहा जाता है। तो जीरो तो ऐसे आता है, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स बोलेंगे नहीं 2 क्यों, 3 से भी मल्टीप्लाई होती है, तो ये ऑड भी है। ये अजीब सा विडंबना है। जीरो का विडंबना बहुत ज्यादा है। ये प्राइम भी नहीं है। पता है प्राइम क्यों नहीं है? कि प्राइम नंबर होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 1 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और खुद से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जीरो तो वो तो होते ही है, बाकी सबसे होते हैं। 10 इंटू 0 भी 0 है, 100 इंटू 0 भी 0 है, 0 इंटू 0 भी 0 है। तो प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम ना होगा तो कंपोजिट तो हो कम से कम। 6 कंपोजिट नंबर है, 2 गुना 3 6, 8 4 2 2। तो कंपोजिट नंबर का रिक्वायरमेंट क्या है? ये मल्टीप्लायर ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई कोई भी नंबर ले लीजिए 10, 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। लेकिन जीरो को नहीं कर सकते आप। जीरो को मल्टीप्लिकेशन 10 गुना 0 भी 0 है, तो इवन नंबर हो गए। वो तो 2 इंटू 0 भी 0 है। 2 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम से भी आ रहा है, कंपोजिट से भी आ रहा है। देखिए विडंबना इसका। ये कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है क्या? यही तो सवाल है। यही तो स्टूडेंट्स को बताना है कि देखो एक नंबर जहां से शुरुआत हो रही है उसका कहानी हमें पता ही नहीं है क्या है ये। उसके आगे का संख्या और एक आती है पाई। क्लास 5 या 6 में पाई बोला जाता है। पाई इज 22/7। शुरुआत करते हैं गलती से, शुरुआत करते हैं तो गलती से कि 22/7 है पाई, 3.14 है पाई। तो गलती से शुरू करेंगे तो आगे कहाँ जाएंगे? पाई का डेफिनेशन तो बताते हैं कि ठीक है 2πr/2r, पेरीमीटर बाई डायमीटर, तो पाई हो गई। लेकिन उसका जो कहानी है, क्यों पाई इतना इंपॉर्टेंट है, पाई लेके मैथमेटिशियन अभी भी इस टाइम जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस टाइम में भी रिसर्च चल रहा है। इस टाइम में भी रिसर्च चल रही है पाई का और बिलियन डिजिट निकालने के लिए। क्यों कर रहा है, क्यों चल रहा है इसका पीछे, इसका कहानी क्या है, ये बताए हैं। फाई एक नंबर है, गोल्डन रेशियो है, उसके आगे आते हैं। ई सिमिलरली ई का भी पाई जैसे ही महत्व है उसका। थोड़ा बहुत जीरो के बारे में बोल दी ऑलरेडी बोल दी कि 0x अवज्य संख्या नहीं, और जीरो बिल्कुल बीच में आते हैं। जीरो का राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे रियल नंबर्स उसमें राइट साइड में आते हैं, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स लेफ्ट साइड में आते हैं। हिस्टोरिकल प्रीव्यू में जाए, जो मैंने बोला था कि जीरो इंडिया का देह है, ये सबको हम लोग को पता है। करीब 628 ईयर में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मपुत्र सिद्धांत लिखे थे, उसमें उन्होंने जीरो का जिक्र किए थे। जहाँ पे जीरो उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, जो काफी सारे रूल्स सही थे, एक रूल गलत थे उसमें, ब्रह्मगुप्त ने किए थे। उसका पहले आर्यभट्ट का नाम भी आता है, बट आर्यभट्ट ने कभी भी जीरो का जिक्र किए नहीं थे। उन्होंने कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम तो बोले थे, डॉट से बोले थे, बट जीरो का जिक्र नहीं है। इसमें डिस्प्यूट बहुत सारे है कि आगे भी जाके उसका पहले का भी जीरो का बारे में बताया गया, ये ऐसा बताया जाता है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो ये आर्यभट्ट ने जो रूल बताए थे, मैं जल्दी से जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि उन्होंने बोला था 0 प्लस समथिंग इज पॉजिटिव नंबर, 0 प्लस नेगेटिव, ये ऐसा रूल बताए थे जो सही, सारे सही थे। एक रूल उनका गलत था, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। इनके आगे महावीर ने, उन्होंने भी इसका ऊपर जीरो का ऊपर काफी सारे रूल्स बताए थे। फिर ब्रह्मगुप्त के 500 साल के बाद भास्कर ने वो फिर डिविजन रूल का रिडिफाइन करने का कोशिश किए थे, जो कि सही नहीं था फिर से, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन रूल उन्होंने सही बताए थे। तो अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि अल्टीमेटली जीरो का डिविजन रूल बताया गया था, जो कि भास्कर ने भी बताया था, महावीर भी नहीं बताया था कि इन्फिनिटी है शायद, लेकिन वो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी गलत चीज है, गलत है। उसके आगे फिर इंडिया से 628 700 के बाद ये मिडिल ईस्ट मैथमेटिशियन से होके ये यूरोप में गया, एंड उसके बाद ये जीरो का प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसका स्थान आया, जिसके बाद काउंटिंग होती है। तो जब काउंटिंग हम करते हैं डेसिमल सिस्टम में, वो जीरो से काउंटिंग होती है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ काउंट जो सिंबल देते हैं वो 10 देते हैं, वो डेसिमल नंबर वहां से स्टार्ट होती है। नाउ प्रॉब्लम जो रह गया था जीरो से डिवीजन करना, ये बताया जाता है जीरो से डिवीजन इन्फिनिटी है कि और भी कुछ बताया जाता है।
तो वो थोड़ा सा बताए कि रोचक तरीके से कि भाई जीरो से डिवीजन करने ऐसा होता है कि हम बताएं, मैं स्किप करता हूँ ये सब चीजें, हम बताएं कि चलो जीरो से डिवाइड करके देखते क्या होती है। 10 डिवाइड बाई 10 1, उसके बाद नीचे का कम करते रहते हैं। ये लिमिटिंग कंसेप्ट भी हम सिखा सकते हैं ऐसे करते करते 10 टू द पावर माइनस 99, तो चलो 10 टू द पावर 100 आ गए। उसके आगे जितने भी आप छोटे नंबर लो, कोई भी नंबर उससे छोटा आप कर सकते हो, कोई भी नंबर। इसलिए नंबर जो है उसका कोई अंत नहीं है। जितने भी कम संख्या बोलो, 10 टू द पावर माइनस 99, 10 टू द पावर माइनस 100, 10 टू द पावर माइनस 101, इसका कोई कमी नहीं है। तो ये जो डिवीजन बाई जीरो, जो इन्फिनिटी हम बोल रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? जो नीचे डिवीजन करने के लिए हमें तो जीरो करना पड़ेगा, जबकि हम जीरो तो कर ही नहीं पा रहे। जितना भी आप छोटा बोलोगे उससे छोटा नंबर है। तो फिर बताएं आप, जीरो से डिवीजन करना अनडिफाइंड है, ना कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी गलत जवाब है, अनडिफाइंड, कि हम पहले से हम कोशिश ना करें जीरो से डिवाइड करना। उसके लिए एग्जाम्पल एक दिखाया जाए, और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये जीरो जो है ना, कोई भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। जैसे कि a बाई बी इजिकल टू सी है, तो a इजिकल टू बी इंटू सी होना पड़ेगा, जरूरी है। आप कुछ भी नंबर लेके देखो, a इजिकल टू बी इंटू सी होना पड़ेगा। सोच लीजिए a 10 है, b 5 है, सो 10 बाई 5 2, सो 10 इजिकल टू 5 इंटू 2। आसान है। यही अगर b को हम जीरो ले ले और आंसर को जो हम जानते थे पहले इन्फिनिटी ले ले, तो क्या होता है? a 10 b 0, तो मल्टीप्लाई करने से जीरो इंटू इन्फिनिटी। रूल ब्रह्मगुप्त ने बता के गए थे, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर, सॉरी ब्रह्मगुप्त नहीं, ब्रह्मगुप्त ने मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं दिए थे, ये दिए थे माधवाचार्य, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। सो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, कुछ भी मतलब इन्फिनिटी भी मल्टीप्लाई होता है, तो जीरो हो जाना चाहिए। सो आ रहा है क्या? 10 इजिकल टू जीरो इंटू इन्फिनिटी विच इज जीरो, सो 10 इजिकल टू जीरो, व्हिच इज अब्सर्ड। कोई भी स्टूडेंट समझ जाएंगे, क्लास 5 का स्टूडेंट समझ जाएंगे 10 इजिकल टू जीरो हो नहीं सकता। फिर समझेंगे जीरो से डिवीजन क्यों नहीं हो सकता, तो उसको रीजन आउट करें। जब बताते हैं हम मैथमेटिकल रूल बोलते हैं ना, उसको रीजन आउट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि रूल बोलते हैं, क्यों रूल बोलते हैं। ये जो इंटर एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूं, ये नहीं बताने के लिए क्योंकि ये न्यू पेपर तो है नहीं, ये तो मैं डिस्कवरी की नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब सप्लीमेंट्री मटेरियल हम बनाएं, उसमें ये जिज्ञासा रहे हमेशा, ये सवाल करने का ताकत हम स्टूडेंट्स को दे और बताएं कि कोई भी हम जो सिद्धांत लेते हैं उसका रीजन होते हैं, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड ऐसे आती है, बताने से नहीं आता। रूल बोलने से, रूल रटने से साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं आता। ये स्कूल क्लासरूम में तैयार करना पड़ता है। ये कम्युनिटी में भी नहीं होता। बहुत हमने कोशिश की है कि कम्युनिटी सेंटर्ड काम करें, लेकिन स्कूल में जब क्लास में टीचर बताते हैं ना, टीचर जब रीजन आउट करते हैं, वो जो चीज पक्का बैठ जाते हैं ना, उसका फिर बाहर नहीं आते। तो ये इंट्रोड्यूस करना है हमें क्लास 6 to 8 का बीच में। ये वो एक टारगेट यहाँ पे हमें होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस 6 to 8 स्टैंडर्ड टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, एकदम स्पेसिफिक टारगेट। जैसे मैंने बोला, बैंग ऑन टारगेट। 1 मिनट के अंदर अगर उसका अटेंशन नहीं ले पाए, आप नहीं ले पाएंगे, वो आर्टिकल पढ़ेगा नहीं आपका। 3 पेज का आर्टिकल 3 मिनट 3 लाइन के अंदर में डिसाइड हो जाती है। उस टीवी का रिमोट जैसा, एक चैनल 1 मिनट से ज्यादा देख रहे तो फिर देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो आपका जो व्यूअरशिप ना बहुत कम हो जाती है। वो टीआरपी रेटिंग भी ऐसे ही आती है। तो ये जो जमाना है ना, इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए हैं, इसीलिए वो अटेंशन लेना बहुत जरूरी है और बहुत आसानी से अटेंशन मिलेगा आपको। क्यों? जो डल सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स या साइंस, और डल सब्जेक्ट को आप इतना रोचक बनाएं, वो 2 पेज का राइट अप आप दीजिए उनको कि उसमें बताइए कि इसका देखो हिस्ट्री जो है इतना रोचक है, स्टोरी बताएं। ड्रीम दिखाना सिखाया हम उनको। एक्सरे के बारे में बोलने के पहले बोले कि पता है एक्सरे में क्या हुआ था, अचानक रॉयंटन ने देखा उनका फिंगर का अंदर का वो बोन्स दिखने लगे। उन्होंने तो डर गए थे, है क्या ये बोन, मेरा बोन कहां से आ गया। कहानी बताना जरूरी है। बच्चे के लिए बच्चे का कहानी बताइए, बड़े को भी बड़े को कहानी बताना पड़ता है। मैंने कहानी बता के कैलकुलस बताया था, आप लोगों ने देखिएगा। मैं कैलकुलस सिर्फ कहानी बोला, मैंने एक कैलकुलस का सिंबल यूज नहीं किया था। तो कहानी बताना जरूरी है। कौन सा लेवल पे कौन सा कहानी है वो हम डिसाइड करें, टीचर डिसाइड करें। और भी बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और लास्ट स्पीकर हूं मैं, और 10 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं होते।
तो मैं अल्टीमेटली बोला कि कभी भी 0 से डिवाइड करना, लेकिन उसके लिए मैंने रीजन आउट किया। रीजन आउट करना जरूरी है और मैंने करके दिखाया आपको। उसके बाद और भी सवाल है। 0 कोई भी नंबर 5 डिवाइडेड बाई 0 तो पॉसिबल नहीं है। 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या है फिर? ये क्या सेम समस्या है? b/0 और 0/0 ये सेम समस्या नहीं है। इसका भी रीजन बहुत आसान है, क्लास 6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट समझ सकता है। क्यों नहीं है? इसका ना उल्टा मल्टीप्लिकेशन रूल आप देखें, सोच लीजिए 0/0 इज इक्वल टू 100 मान लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 100 मल्टीप्लिकेशन रूल वैलिड है। अब समझ रहे हैं? इसी में देखिए ये जो a/b इज इक्वल टू 0, a को 0 मानिए, b को 0 मानिए, और मैं बोल देता हूं c है 10, सो 0/0 इज 10, मानेंगे आप? मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए, a इज इक्वल टू b इंटू 0, सो 10 इंटू 0 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिवीजन बोला गया कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है, मल्टीप्लिकेशन रूल वैलिड होनी चाहिए। तो लॉजिकली मैं तो 0/0 10 बोलूंगा, फिर आप बताएंगे फिर 100 भी बताऊंगा। 0/0 इज इक्वल टू 100, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 100 अगेन 0। और किसी ने स्टूडेंट बताएगा मैं तो 5 भी बता सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, जिसको डिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। तो अनडिफाइंड हो गई, इनडिटर्मिनेट हो गए, सारे टर्म एकदम पक्का अंदर में चले गए कि क्यों इनडिटर्मिनेट है। देखिए लॉजिक कितना सीधा लॉजिक है, कोई भी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स को लॉजिक अगर समझा दे, हम अगर उसका कहानी बता दे, मैथमेटिक्स कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। संख्या, कोई भी नंबर के बारे में कोई भी स्टूडेंट्स को बताया जाए कि नंबर का खेल इतना कुछ होते हैं, तब स्टूडेंट्स संख्या लेके खेलेंगे। हम लोग खेलते थे वो जो गेम्स आते हैं ना कि डायगोनली नंबर जोड़ो, ऊपर जोड़ो, नीचे जोड़ो, सब नंबर सेम आते हैं। संख्या से खेलना बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होती है। आजकल सुडोकू खेलते हैं लोग, खेलते हैं ना, वो भी तो संख्या का खेल है। तो हमें देखनी है कि कौन सी चीजों में इंटरेस्ट हम पैदा करें, कैसे करें, वो जरूरी है। इनडिटर्मिनेट और भी है, उसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कुछ इनडिटर्मिनेट जिसको 0 इन्फिनिटी लेके होती है। 0/0 मैंने बोल चुका हूँ, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, ये भी और एक है इनडिटर्मिनेट जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहे कि कुछ भी वैल्यू सोच ली, 5 टू द पावर 0 तो 1 होती है, 0 टू द पावर 0 में 1 क्यों नहीं होगा? ये भी कुछ मैथमेटिक्स मानते हैं। तो जब हम बताएंगे उसमें दुविधा है, उसमें इक्वेशंस जो है ना हमेशा परमानेंट हो नहीं गए, उसमें चेंजेस हो सकती है। तो फिर भी हम बता रहे हैं कि उसमें कुछ गुंजाइश होती है चूज करने के लिए। सो 0 टू द पावर 1 जो है, 0 टू द पावर 0 को 1 कुछ मैथमेटिक्स मानते हैं। उसका रीजन आउट किया, मैंने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ मैथमेटिक्स मानते हैं कि 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उससे काफी सारी चीजें इक्वेशन आसान हो जाती है। 0 फैक्टोरियल 1 होती है, क्यों? अगर समान ही नहीं मेरे पास नहीं है, कितना कॉम्बिनेशन परमुटेशन कर सकते हैं आप? और एक का फैक्टोरियल वो भी 1 है, 0 फैक्टोरियल भी 1 है, क्योंकि 0 से नंबर ऑफ फैक्टोरियल कैन बी गिवन 1, दैट इज 0। दिस इज अ लॉजिकल एनालिसिस। एंड एक मटेरियल है, उससे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं 1, सो दोनों का फैक्टोरियल 1 है। नहीं तो ये समझाना स्टूडेंट्स को कि फैक्टोरियल 0 भी 1 है, फैक्टोरियल 1 भी 0 है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो कम से कम बहुत दिन तक समझ में नहीं आया था। उसके बाद नंबर्स होती है पाई, जो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। पाई का ये बताया कि सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स अगर पूरा टाइम में अभी 2012 तक सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स एंगेज रहा है और सबसे ज्यादा टाइम तक, वो है पाई। और इससे आसान सरल जो कांस्टेंट है ही नहीं दुनिया में, इतनी आसान है। सर्कल का जो पेरीमीटर है डिवाइडेड बाय उसका डायमीटर कर दे, पाई आ जाती है। तो उसमें जटिल बात क्या है? जटिल बात यह है कि पाई का नंबर कभी अंत नहीं होता। तो एक लाइन लिखा था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई नेवर एंड्स नेवर रिपीट्स। एक ने फोन करके मुझे बताया, पूछा ये जो आपने बात की कि इसका रीजन क्या है? नेवर एंड्स नेवर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो वो क्यों नहीं रिपीट करता है? क्यों रिपीट करने से क्या प्रॉब्लम होता है? और ये रिपीट ना होने के बाद भी ये जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स पाई का जो कैलकुलेट, जैसे मैंने बोला अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी भी काफी सारे जगह में सुपर कंप्यूटर सामने मैथमेटिशियन बैठे हैं। इसके बाद बिलियन डिजिट के बाद कौन से डिजिट आते हैं करने के लिए, उसके रीजन मैं बताऊंगा क्यों। जैसे मैंने बोला 22/7 कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसका 2 डेसिमल तक ही ओनली सही होती है। इसका भी जो इंटरेस्टिंग कहानी है,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे पाई का हुआ था। इसमें जब ग्रीक लोगों ने कैसे कि ग्रीक मैथमेटिशियन ने क्या हमेशा इंटीजर नंबर को सोचा है, फिर उन्होंने उनके पास से इरेशनल नंबर का कोई वैल्यू नहीं था, वो √2 का मतलब नहीं समझते थे, तो फिर जब समझने लगे तो सोचा कि कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में। तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। फिर पाई का वैल्यू भी वही ऐसे ही करके करने के लिए कोशिश किए थे कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेके किए गए थे कि सर्कल के अंदर में पॉलीगन बना के, जो मेथड इंडिया में भी किया गया था, ये आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने 384 पॉलीगन जो जिसका नंबर ऑफ आर्म्स था इसको लेके कैलकुलेशन किए थे, उसका वैल्यू था 3.1416, जबकि वो वैल्यू बेस्ट वैल्यू था उस टाइम तक। उसके आगे माधवाचार्य केरल दिस मैथमेटिकल सोसाइटी, माधवाचार्य ने इन्फिनिट नंबर का शुरुआत की। जब यूरोप में इसे स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टार्ट वहीं पे हुआ था 1400 सेंचुरी में। उन्होंने लिखा π/4 इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है माधव का। एंड ये इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो इनका नंबर जो 11 डेसिमल तक सही था, और उस टाइम उनका यूरोपियन काउंटर पार्ट सारे लोग इससे पीछे थे, 5 डेसिमल प्लेस तक उनका सही था नंबर। उसके करीब 200 साल बाद न्यूटन एंड लेबनीज दोनों ने जब कैलकुलस के ऊपर काम कर रहे हैं, तब उन्होंने इन्फिनिट सीरीज में लेके आए, और एक इन्फिनिट सीरीज ये प्रपोज किया गया था 200 साल बाद। अब सरप्राइजिंगली देखिए, ये x को 1 लगा दीजिए, ये माधव ने बताया था 200 साल बाद पहले। रामानुजन हमें सब जानते हैं, वो तो गिफ्टेड मैथमेटिशियन थे। क्यों गिफ्टेड थे? उनका इक्वेशंस देखने से लगता है कि ये कोई नॉर्मल एक पर्सन विद नॉर्मल इंटेलिजेंस ये ड्रीम नहीं कर सकते हैं। एक उन्होंने एक कैलकुलेशन दी थी ये, अभी देखिए, एक समेशन साइन है, एक फैक्टोरियल साइन है, टू द पावर 4, 396 टू द पावर 4 केस, ये ऐसे इक्वेशन लिखे थे जो 1970 तक किसी को पता नहीं चला क्या है ये। 1970 में सुपर कंप्यूटर आने के बाद पता चला, इसको इवेल्युएट करते आइटरेशन एक बार करे 8 डिजिट आता है पाई का, डेसिमल के बाद एक आइटरेशन में 8 डिजिट देते हैं। ये है जीनियस। क्यों जीनियस है? मतलब रामानुजन जीनियस बोलने से नहीं होगा, बताना है क्यों जीनियस है। ये जीनियस इसलिए है क्योंकि उसके पहले न्यूटन जो दे के गए थे, लेबनीज जो दे के गए थे, ये बनाने से एक बार में 1 डिजिट आता है, कन्वर्जन बहुत स्लो है इसका, लेकिन ये रामानुजन देखे कि 8 डिजिट आते हैं। और अभी तक, अभी नहीं, अराउंड 7 साल पहले तक जो सुपर कंप्यूटर ने पाई का जो बिलियन डिजिट ने जो कैलकुलेट किए थे, वो रामानुजन के ये इक्वेशन के ऊपर करे थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है, हमारा अपना कहानी है, हम ही नहीं जानते। ये कुछ डेटा मैंने दिए हैं, उसका डिटेल में वो घंटी बज चुका है ऑलरेडी। तो पाई का लेके इतना प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना क्या बोलो, शोर क्यों है? जबकि 37 डिजिट डेसिमल के बाद वो 37 डिजिट लेके आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक्यूरेसी इतना आएगी कि हाइड्रोजन का एटम का बराबर है, मतलब उसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100%। उसके रीजन क्या है? एक तो मैथमेटिशियंस वो ब्यूटी का ढूंढते रहते हैं, उसका सिमेट्री ढूंढते रहते हैं, वो तो एक टाइप हो गई मैथमेटिशियन, लेकिन इसका अदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ये जो ढूंढते ढूंढते पाई का नंबर ढूंढते ढूंढते 3.14 इसके आगे ढूंढते ढूंढते इतने सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस बने, इतने सारे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो बहुत महत्व रखते हैं। और एक रीजन है, बिलियन डिजिट कैलकुलेशन किए 2 सुपर कंप्यूटर, दोनों बिलियन डिजिट कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को कंपेयर करिए, दोनों सही है, रिलायबिलिटी अच्छी है, दोनों सुपर कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 बिलियन डिजिट तक दोनों ने सिमिलर वैल्यू दिए हैं। लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, कंप्यूटर तो करेगा, नहीं करता है। जब बिलियन डिजिट कैलकुलेशन करते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। और क्रे बोल के एक सुपर कंप्यूटर था, उसमें ये प्रॉब्लम देखा गया था, उसके बाद उसको रिपेयर किया गया था। तो ये और एक रीजन है कि बिलियन डिजिट तक क्यों जाते हैं। टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गोल्डन रेशियो 5 बोलते हैं। ये मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, पेंटर्स, सारे लोग एक साथ 5 को लेके बहुत चर्चा की, बहुत सालों तक। लियोनार्डो दा विंची का लेख में है, उसके आगे बहुत सारे हैं, लेकिन उसको लेके कुछ कहानी भी है जिसका कोई सब्सटेंशिएट नहीं किया किसी ने कि लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा भी 5 के ऊपर है, ऐसा नहीं है, जो कि सही नहीं है।
फाई का ये रीज़न ये है कि आप किसी भी तरीके से सोच लीजिए, लिखा है मैंने AC बाई AB इज इक्वल टू AB बाई BC, ये नंबर जो होती है इसका मेन जो ये है, 2 लाइन ले लीजिए, AC बाई AB इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सके AB बाई BC, ये नंबर जो बनेगी ये कभी खत्म नहीं होगा, ये 1.6 के बाद चलते रहेगी, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं, जबकि पाई भी ट्रांसेंडेंटल है, ई भी ट्रांसेंडेंटल है। इसका एक खासियत है, ये जो रेशियो बनती है ये बोलते हैं कि बहुत सूदिंग होती है। देखिएगा कि पोस्ट कट का साइज या आपका LCD का साइज, पहले कंप्यूटर ऐसा आता था, अभी ऐसा हो गया। अब देखिए सारे गोल्डन रेशियो है ऑलमोस्ट, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि वो मेजर करके देखते हैं, लेकिन वो बहुत सूदिंग होती है। देखिए मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप का स्क्रीन वही गोल्डन रेशियो ही है लगभग। वो LCD स्क्रीन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसका भी गोल्डन रेशियो ही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सूदिंग होती है। इसको छोड़ के भी बाकी रीजन है गोल्डन रेशियो का, गोल्डन ट्रायंगल होती है, इसका गोल्डन रेक्टेंगल होती है, जो पिरामिड जो बनाया गया वो काफी सारे जो रेक्टेंगल गोल्डन रेक्टेंगल के ऊपर बनाया गया। इसको छोड़ के भी पूरा नेचर का सिमेट्री जो है गोल्डन रेशियो का ऊपर है। ये दिस इज मेजर्ड ट्रूथ। इवन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च बोल रहे हैं कि एटॉमिक स्केल में भी गोल्डन रेशियो आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेचुरल है। इसीलिए इवन जो कोई भी सोलर सिस्टम छोड़ के भी बाकी कोई भी कॉन्स्टेलेशन देखा जाए, उसका शुरुआती पे गोल्डन रेशियो जैसे कि मास्क मोलर मास्क को देख रहे हैं ऐसे आते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्या बोलूँ, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनती है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकती है। सो ये गोल्डन रेशियो का बहुत अच्छी कहानी है। इसका जो इक्वेशंस बनती है, इसका जैसे फिबोनाची सीरीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये फिबोनाची सीरीज ऐसा नंबर होती है, कोई भी नंबर आगे का 2 का एडिशन है, 0 1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 है, 0 + 1 2 है, 1 + 1 ऐसे चलती रहती है, और इनका रेशियो से डिवाइड करेंगे गोल्डन रेशियो आ जाता है जब फिबोनाची सीरीज नंबर 100 क्रॉस कर जाते हैं। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका गोल्डन रेशियो का 5² = 5 + 1 5³ = 2 5, ये एक इक्वेशन बनती है जिसका ये भी फिबोनाची सीरीज आता है, ये भी फिबोनाची सीरीज बनती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके ऊपर मैथमेटिक्स का बहुत सारे ब्रांचेस इसका ऊपर डेवलप हुए हैं आगे। मेरे ख्याल से ई के बारे में बोलने का जरूरी है, क्योंकि टाइम हो चुका है खत्म। हाँ मुझे पता है। इसका ऐसे 5 इक्वेशन मैंने सोचा था कि 5 के बारे में बताएंगे, लेकिन ये आपको बताने के नहीं था। मैं एक एग्जांपल दिया कि मैथमेटिक्स को भी कितना इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए। आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग चाहते हैं उसका आगे देखने के लिए, तो www.vidyanprasad.gov.in उसमें आप लॉग इन करके देखिएगा। और यह ड्रीम मैगजीन जिनको मिलता है उनको साल भर हमको मिलते रहा होगा। थैंक यू।